हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर प्रकाश कुमार गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का द राइजिंग रैंक के चैनल में वेलकम करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने क्लास 12 का फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट किया था, उसमें हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ को देखा था और आज के लेक्चर में हमारा है कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ यानी कूलम्ब बल का सदिश निरूपण। ठीक है ना, आज हम क्या करेंगे, कूलम्ब बल का हम सदिश निरूपण देखेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान से देखना यहाँ पे कि इसके लिए क्या करते हैं। सबसे पहले कि एक हम y एक्सिस और एक x एक्सिस प्लॉट करते हैं। ये हमारा x और ये हमारा है y। ठीक है, ये हमारा है क्या, मूल बिंदु। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, यहाँ पे Q1 चार्ज ले लेते हैं, पॉइंट चार्ज, और एक यहाँ पे पॉइंट चार्ज लेते हैं हम Q2। क्या ले लेते हैं, Q2। ये हमारा Q1, यहाँ पे Q1 ले लेते हैं और ये हमारा है हमारा Q2। ठीक है, अब क्या करते हैं कि चूंकि हमें वेक्टर फॉर्म हम देख रहे हैं, तो वेक्टर फॉर्म के लिए क्या है, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मूल बिंदु से यहाँ पे कि एक हम क्या करते हैं, यहाँ पे R1 वेक्टर बनाते हैं, पोजीशन वेक्टर। ये हमारा हो गया, ये हमारा R1 वेक्टर, यानी ये पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी Q1 का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष। ठीक है, उसी तरह से हम एक यहाँ पे बनाते हैं R2, यहाँ पे बनाते हैं R2। ये हमारा हो गया R1, ये हमारा हो गया R2 वेक्टर। ये क्या हो गया आपका कि Q2 का स्थिति सदिश आपके मूल बिंदु के सापेक्ष। कोई डाउट नहीं चाहिए। अब क्या करते हैं कि इसको यहाँ से हम बनाते हैं, इसको यहाँ से हम पोजीशन वेक्टर निकालते हैं इसका। ये हो जाएगा आपका R12 वेक्टर, R12 वेक्टर। ये R12 वेक्टर क्या होगा कि Q1 का स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष। इसी तरह से इधर से यहां भी बना सकते हैं। क्या, ये क्या होगा आपका R21, यानी R21 क्या होगा कि Q2 का स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष। समझ में आया ना। मैंने क्या कहा, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक्सिस y एक्सिस को प्लॉट किया। उसके बाद से मैंने दो पॉइंट चार्ज, एक Q1 एक Q2 लिया। उसके बाद से मैंने क्या किया, ओरिजिन से ये Q1 को मिलाया, जिसका नाम हुआ वेक्टर R1। ये क्या है आपका Q1 का स्थिति सदिश किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष। इसी तरह से यहाँ पे Q2 को मैंने मिलाया यहाँ से ओरिजिन से, तो ये क्या हुआ आपका R2 वेक्टर, यानी Q2 का स्थिति सदिश आपके किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष। ठीक है, अब यहाँ पे कि मैंने क्या किया, इसको यहां से ज्वाइन कर दिया, यानी इसका एंड पॉइंट यहाँ पे है। तो अब ये क्या हो गया कि R12 हो गया। जहां पे ये एंड पॉइंट है ना, इसी का स्थिति सदिश होता है उसी का। जैसे यहाँ पे एंड पॉइंट था तो मैंने क्या बोला, Q1 का स्थिति सदिश किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष। ठीक है, अब ये क्या हो गया, R12 जो हो गया वो आपका क्या हुआ कि Q1 का पोजिशन वेक्टर किसके सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष। उसी तरह से सेम है, यहाँ पे कर लिए कि इसके तरफ बना लिए। तो अब एंड पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया कि Q2 का स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष। आया बात समझ में, इसको हम लोग लिख लेते हैं। अच्छा, एक और इसमें देखते हैं, और एक दो बात देखते हैं। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे ये जो है Q1 और Q2 ये सेम चार्ज लिया गया। ठीक है ना, सेम चार्ज लिया गया है, यानी या तो सेम चार्ज लिया गया। तो अब बताओ, जब लाइक चार्ज होता है या सेम चार्ज यानी समान चार्ज होता है, तो एक दूसरे को क्या करता है, विकर्षण करता है। यानी ये जो Q1 है ये Q2 पर बल लगाएगा, इधर कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। और ये जो Q2 है ये किधर बल लगाएगा, इधर की तरफ। अरे लगाएगा ना, चूंकि क्या करता है कि जब दो लाइक चार्ज होता है, दो समान चार्ज होता है, एक दूसरे को क्या करता है, रिपील करता है, एक दूसरे को रिपील करता है। कभी आपस में नहीं सटेगा, एक दूसरे को ऐसे ऐसे दूर भगाएगा। ये जो होगा इस पे बल लगाएगा और ये जो होगा इस पे बल लगाएगा, यानी दूर भगाएगा ऐसे करके। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि Q1 जो है किस पे फोर्स लगा रहा है, Q2 पे, यानी ये कभी आपस में नहीं मिलेगा। और जो Q2 है वो किस पे बल लगा रहा है, Q1 पे बल लगा रहा है। तो आया बात समझ में, यानी ये जो Q1 है इस पे बल लगाएगा Q2 के पर, तो ये बल इधर होगा इस डायरेक्शन में। ये कौन सा बल होगा कि F21, यानी F21 क्या है आपका कि Q2 पर Q1 के कारण बल। ठीक है, यानी बल किस पे लग रहा है, Q2 पर। किसके कारण लग रहा है, Q1 के कारण। ठीक है, अब देखना यहाँ पे कि Q2 के कारण किस पे बल लगेगा, Q1 पे, यानी इधर की तरफ बल लगेगा, इधर की तरफ बल लगेगा। तो इधर की तरफ बल क्या आपका लग जाएगा F12, यानी Q1 पर बल Q2 के कारण। और ये क्या हो गया F21, Q2 पर बल Q1 के कारण।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार हम इसको बताते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, एक एक्स वाई मैंने ग्राफ प्लॉट किया, इसमें यहाँ पे मैंने इसको मूल बिंदु रखा, 2 पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 लिया, ठीक है। अब क्या किया यहाँ पे कि ओरिजिन से यहाँ पे इसको मिलाया, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर R1 बनाया, यानी Q1 का पोजीशन वेक्टर किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष। इसी तरह से R2 क्या है आपका, Q2 का पोजीशन वेक्टर आपके मूल बिंदु के सापेक्ष, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि Q1 को इससे मिलाया, Q2 के पॉइंट से, आपको क्या बना कि R12 वेक्टर, यानी Q1 का स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष, ठीक है। इसी तरह से इसको यहां सब मिलाया तो ये क्या हो गया आपका R21, यानी Q2 का स्थिति सदिश आपके Q1 के सापेक्ष, ठीक है। अब चूंकि दोनों सेम चार्ज था तो क्या किया, Q1 जो है वो Q2 पे धक्का लगाएगा, यानी Q2 पे बल आरोपित करेगा, और जो Q2 है आपके Q1 पे बल लगाएगा ना। तो Q2 पर जो बल लग रहा है Q1 के कारण क्या लग रहा है आपका F21, यानी Q2 पर बल Q1 के कारण। इसी तरह से सेम है, ये जो है Q2 अब इसमें भी बल लगाएगा, तो इधर की तरफ बल लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया आपका Q1 पर बल Q2 के कारण। अब मैं क्या करता हूं, इस सारे पॉइंट को मैं लिख देता हूं। सबसे पहला देखना ध्यान से यहाँ पे सबसे पहला लिख रहा हूं। सबसे पहला क्या है कि R1 वेक्टर क्या है, ये क्या है तुम्हारा Q1 का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष। R1 क्या है, Q1 का पोजीशन वेक्टर Q1 का पोजीशन वेक्टर किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष, ठीक है। इसी तरह से दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा R2 वेक्टर, ये क्या है तुम्हारा Q2 का स्थिति सदिश, Q2 का यहाँ पे पोजीशन वेक्टर लिख देते हैं, Q2 का पोजीशन वेक्टर मूल बिंदु के सापेक्ष, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब हमारा ये क्या है R12 है। R12 क्या है, Q1 का स्थिति सदिश किसके सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि R12 है, R12 क्या है, Q1 का स्थिति सदिश, यानी पोजीशन वेक्टर किसके सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि तुम्हारा R1 जो क्या है वो Q1 का स्थिति सदिश है किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष। R2 क्या है, Q2 का स्थिति सदिश आपका मूल बिंदु के सापेक्ष। इस तरह से R12 क्या है, Q1 का स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष। यहाँ पे R21 क्या है कि Q2 का पोजीशन वेक्टर Q1 के सापेक्ष। उसी तरह से F12, अब यहाँ पे F12 है, F12 क्या है तुम्हारा Q1 पर जो बल लग रहा है वो किसके कारण लग रहा है, Q2 के कारण लग रहा है। और जो तुम्हारा F21 है ये किस बल लग रहा है, Q2 पर, किसके कारण, Q1 के कारण। अब यहाँ पे देखना, अब चूंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि डायरेक्शन साइन करने के लिए हम एकांक सदिश मानते हैं, एकांक सदिश करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे देखना ध्यान से कि R12 क्या है तुम्हारा, R12 जो होगा वो क्या होगा तुम्हारा R12 वेक्टर का एकांक सदिश। कौन सा सदिश, एकांक सदिश, ठीक है। एकांक सदिश होता क्या है, वो डायरेक्शन बताता है, क्या बताता है, डायरेक्शन। इसी तरह से तुम्हारा R21 कैप हो जाएगा, R21 कैप होगा क्या होगा, ध्यान से बताना है यहाँ पे किसका हो जाएगा कि R21 वेक्टर का एकांक सदिश, R21 वेक्टर का एकांक सदिश। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो चलो वीडियो को पॉज करके इतना सारा उतारो। आई होप तुमने वीडियो को पॉज करके उतार लिया होगा। चलो तो हम इसका क्या करते हैं, सदिश निरूपण यहाँ तक तो मैंने देख लिया कि क्या क्या है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम फोर्स निकाल रहे हैं, फोर्स का वैल्यू, यानी F21 लिखेंगे, एक बार F12 लिखेंगे, ठीक है। तो चलो अब देखना यहाँ पे मैं फोर्स का लिख रहा हूँ। सबसे पहले F12 लिख रहा हूँ, F12 क्या होगा, फिर क्या होता है K Q1 Q2। अब बताना F12 डायरेक्शन में इसका डिस्टेंस क्या है, R12 वेक्टर, यानी R12 वेक्टर का स्क्वायर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखना यहाँ पे कि अब क्या लिख रहे हैं, इनटू डायरेक्शन भी होगा, तो डायरेक्शन क्या है तुम्हारा R12 कैप है, R12 कैप, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्या लिखते हैं, F21 लिखते हैं। F21 क्या होगा, K Q1 Q2 डिवाइड बाई, अब देखना इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ पे कि R21 है, किस इस डायरेक्शन का फोर्स है,
तो इसी डायरेक्शन का क्या लेंगे हम, डिस्टेंस भी लेंगे। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा r21 वेक्टर का होल स्क्वायर इंटू r21 कैप। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। कोई डाउट नहीं चाहिए। अब देखना ये जो तुमको देख रहा है r12 ये r21 के क्या है, विपरीत है। यानी ये r12 जो है r21 के बराबर है और विपरीत है। यानी इसका मतलब यहाँ पे चूंकि लिख सकते हैं कि जो r12 तुम्हारा है वो है माइनस ऑफ r21 वेक्टर का। कोई डाउट नहीं चाहिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जहां r12 है, r12 का है यहाँ पे है ना, हम क्या करते हैं इसके प्लेस पे r21 लिख सकते हैं ना। तो ध्यान से देखना है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 से तो लिखेंगे क्या हो जाएगा कि F12 होगा जो वेक्टर वो तुम्हारा हो जाएगा KQ1Q2 डिवाइडेड बाई R21 वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स यहाँ पे माइनस कर लेते हैं और तुम्हारा हो जाएगा R21 कैप। अब देखना कि इस माइनस को यहाँ पे करने पर ये जो क्वांटिटी आ रहा है ये किसका आ रहा है, F21 का। अरे आ रहा है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं कि F12 जो है वो कितना है, माइनस ऑफ F21 वेक्टर। अब देखना ध्यान से, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, न्यूटन का तृतीय गति नियम पढ़े होगे कि क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी जो तुम्हारा कूलम्ब बल का सदिश निरूपण है इससे न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन होता है ना। यानी F12 जो है वो किसके बराबर है, माइनस ऑफ F21 के बराबर है। यानी इसको इधर लाएंगे तो टोटल हमारा फोर्स क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। यही है हमारा कूलम्ब बल का सदिशीय निरूपण। आई होप तुमको अच्छे से समझ में आया होगा कि F12 है वो माइनस F21 के बराबर होगा। चूंकि देख लो यहाँ पे कि जब R12 है माइनस ऑफ R21 तो R12 जहां है वो माइनस R21 रखेंगे तो माइनस का स्क्वायर होगा तो ये प्लस हो जाएगा ऑलरेडी, और ये यहाँ पे रखेंगे तो माइनस ऑलरेडी यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे होगा। तो ये जो तुम्हारा दिखाई दे रहा है कि Q1 Q2 डिवाइड बाई R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप, ये किसके बराबर है, समीकरण नंबर 2 के बराबर। यानी इसका वैल्यू कितना है, F21 है। तो ये जो तुम्हारा यहाँ पे इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, F21 लिख सकते हैं, लेकिन विथ माइनस साइन के साथ। यानी F12 जो है माइनस ऑफ F21 के बराबर है। यानी इससे क्या पता चलता है कि न्यूटन का जो तृतीय गति नियम होता है कि क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो वहां पे जो यहाँ पे है तुम्हारा कूलम्ब बल का सदिशीय निरूपण, इससे क्या होता है, न्यूटन का तृतीय गति नियम का पालन होता है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में है तो आई होप आप लिख सकते हो, आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो चलो आज के लेक्चर में इतना ही रहते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।